Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start a new topic in geography section. हम लोगों ने पिछले क्लास में भारत के परिचय के बारे में विस्तार से देखा और जियोग्राफी के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इंडियन रिवर सिस्टम, भारतीय नदी तंत्र या एनसीईआरटी के माध्यम से देखा जाए तो अपवाह तंत्र के माध्यम से आज हम क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। अब सबसे पहले रिवर सिस्टम को समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज देखनी होती हैं, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि नदियों को पढ़ने से पहले किन किन टर्म्स का प्रयोग हम आगे करेंगे। तो पहले मैं टर्म्स को क्लियर कर देता हूँ, फिर हम रिवर सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। नदियों में पहला टर्म आता है बेसिन। बेसिन किसे कहते हैं? तो जब नदी फ्लो करती है तो नदी के इर्द गिर्द भी कुछ क्षेत्र होते हैं। जैसे ये नदी अपने बाढ़ या जब वो सबसे टॉप लेवल पे फ्लो करती है तो इन क्षेत्रों में भी वो प्रवाहित होती है, लेकिन अधिकांश समय में नदी इसी सेक्शन से होकर गुजरती है। तो इस सेक्शन को हम मेन रिवर का नाम दे देते हैं और ये जो अगल बगल का क्षेत्र है इसे हम इस पूरे नदी का बेसिन कहते हैं। तो बेसिन का अर्थ ये हुआ कि नदी का वो फ्लो जिसमें नदियाँ अपने जल के स्तर के बढ़ने के बाद फ्लो करती हैं, उसे हम बेसिन कहते हैं। वहीं सहायक नदियों की बात कर लें तो अगर कोई मुख्य नदी है, कोई मेन रिवर है, इस मुख्य नदी के इर्द गिर्द से कोई नदी, छोटी नदी आके इसमें मिलती है तो ऐसे नदियों को हम सहायक नदियों का नाम देते हैं। सहायक नदियों का जो जल स्तर होता है, इनका लास्ट पॉइंट इसी मेन रिवर के अंदर हो जाता है। ये सारा का सारा जल ले आके इसी मेन रिवर में छोड़ देती हैं ये नदियाँ अपने जल को। तो इन्हीं छोटी छोटी नदियों को हम सहायक नदी कहते हैं। सहायक नदी को इंग्लिश में ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि गंगा की सहायक यमुना है, तो ये हो गई सहायक नदियाँ। अब आगे हम देखते हैं मुहाना क्या होता है, डेल्टा क्या होती है, एस्चुरी क्या होती है। मुहाना ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ नदियाँ समाप्त होती हुई दिखाई पड़ती है। जिस पॉइंट पे नदी समाप्त हो जाती है उसी क्षेत्र को मुहाना कहते हैं, और नदियाँ जिस क्षेत्र से निकलती है उसे उद्गम स्थल कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट उसे कहते हैं। जनरली नदियाँ समुद्र के अंदर, जो मुख्य नदी होती है वो समुद्र के अंदर अपने जल को समाहित करती है और समुद्र में अपना मुहाना बनाती है। लेकिन जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, जो किसी मुख्य नदी की सहायक नदी होती हैं, उन नदियों का मुहाना, जैसे ये कोई मेन रिवर है और ये कोई इसकी सहायक नदी है, तो इस नदी का मुहाना इसी नदी के अंदर बन जाता है। और कोई बड़ी नदी किसी ओशन के अंदर जाके अपने मुहाने को बनाती है। जैसे गंगा का जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में है। अब बात करते हैं डेल्टा के बारे में। जब भी नदियाँ किसी मैदानी रास्तों से होकर गुजरती हैं तो अपने साथ मिट्टी, बालू या सिल्ट को लेकर प्रवाहित होती हुई समुद्र के पास एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे डेल्टा का नाम देते हैं। उस दलदली क्षेत्र में पेड़ पौधे भी उगते हैं, और आप जानते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर स्थित है। तो सिल्ट गाद लेकर चलने वाली नदियां मुहाना के पास डेल्टे का निर्माण करती है, जो वेटलैंड्स कहलाता है। वेटलैंड्स या इसको आर्द्र भूमि भी कहते हैं। अब एस्चुरी की बात करते हैं। जब नदियां पथरीली रास्तों से होकर गुजरती है तो पथरीली रास्तों से होकर गुजरने में उनको गाद या इस प्रकार के सिल्ट बहुत कम मिलते हैं, जिस कारण से वो डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। सीधे तौर पे वो समुद्र में आके अपने जल को छोड़ देती हैं। आप देखेंगे मुख्यतः वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, उन नदियों में डेल्टे का निर्माण होता है। आप इस वाले भारत के रीजन से समझ सकते हैं, ये बे ऑफ बंगाल है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि अरब सागर में, इस भारत के इस क्षेत्र में अरब सागर है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अब भ्रंश घाटी को समझते हैं। भ्रंश घाटी, जब मिट्टी का सिरा नीचे धंस जाने के कारण दो साइड से, अगर मान के चलते हैं पहले ये मिट्टी का पूरा लेवल था, अब अचानक से ये वाला सिरा नीचे की तरफ धंस जाता है, जिसके कारण से इतना सिरा ये डाउनफॉल में चला जाता है। तो मैं इसको एक और डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ।
आप इस डायग्राम के माध्यम से इसे देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से कुछ मिट्टी का नीचे की तरफ धंस जाना, मिट्टी का ये लेवल आ जाना। अब ये जो इतना पोर्शन है ये नीचे की तरफ डाउनफॉल में चला गया है, जिस कारण से नदियां इस घाटी से होकर इस प्रकार से प्रवाहित होती हैं। तो ये वाला जो घाटी है वो कहलाता है भ्रंश घाटी, ये कहलाता है भ्रंश घाटी। और ये जो दो पर्वत के जैसा इस भ्रंश घाटी के बनने से निर्मित होते हैं, इन्हें हम भ्रंश पर्वत के नाम से जानते हैं। इन्हें हम भ्रंश पर्वत के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि भ्रंश घाटी से बहने वाली भारत में दो नदियां हैं, नर्मदा व ताप्ती, नर्मदा व ताप्ती। अब आगे हम गॉर्ज की चर्चा करते हैं। गार्ज क्या होता है? जब नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, मैंने बताया था अभी आपको, इस प्रकार से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, इस प्रकार से। तो जब नदियां इस भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं तो धीरे धीरे इनको और गहरा करती चली जाती हैं। ये जो वी शेप में गहराई होती है इसे ही हम गॉर्ज का नाम देते हैं। आप इस डायग्राम के माध्यम से गॉर्ज को देख सकते हैं। वैसे तो हम इंडियन जियोग्राफी का सेक्शन अभी कवर कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में वर्ल्ड जियोग्राफी के भी सेक्शन को देखा जाएगा। इंडियन जियोग्राफी के सेक्शन को कवर करते हुए हमें मुख्यतः दो प्रकार की नदियों को देखना पड़ेगा। एक जो इंडिया के अपर मोस्ट पोर्शन में फ्लो करती हैं उन्हें हम उत्तर भारत की नदियां कहते हैं, और जो नीचे वाले सेक्शंस में फ्लो करती हैं उन्हें हम दक्षिण भारत की नदियां कहते हैं। दक्षिण भारत की नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से भी जाना जाता है, प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से भी जाना जाता है, और उत्तर भारत की नदियों को हिमालयी नदियों के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है जहां से नदियों का प्रवाह होता है, जिस कारण से इसे हिमालयी नदी का नाम दिया जाता है। और दक्षिण भारतीय क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसके कारण से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहने वाली नदियां या दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। अब मैं यहाँ पे दो चीजों को क्लियर कर देता हूं कि प्रायद्वीपीय नदियां या और हिमालय नदियों में डिफरेंस क्या है, और उसके पहले मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि प्रायद्वीप आखिर होता क्या है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्रायद्वीप क्या होता है। जब भी कोई किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र का मुख्य भूमि अगर तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो, तो ऐसे सेक्शन को हम प्रायद्वीप कहते हैं। तीन क्षेत्र से समुद्र से घिरे हुए सेक्शन को हम प्रायद्वीप कहते हैं। और आप जानते हैं कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो तीन क्षेत्र से, इधर से अरब सागर, इधर से बंगाल की खाड़ी, और निचली क्षेत्र से हिंद महासागर, हिंद महासागर देखने को मिलता है, जिस कारण से ये वाला जो सेक्शन है ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। वहीं प्रायद्वीप और द्वीप में अंतर समझे, अगर ये केवल हम कोई क्षेत्र मानते हैं जिसके इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, अपर सेक्शन में भी वाटर, डाउन सेक्शन में भी वाटर, ये चारों तरफ से पानी से घिरा है, चारों तरफ से पानी से घिरने के कारण इस क्षेत्र को हम द्वीप कहते हैं, जबकि तीन साइड से जो पानी से गिरता है उसे हम प्रायद्वीप का नाम देते हैं। पेनिसुलर इंग्लिश में इसको कहा जाता है। आइए भारत की नदियों को थोड़ा और विस्तार में देखा जाए। तो मैं भारत की नदियों को बनाने से पहले एक इंडिया का मैप बना लेता हूँ जल्दी से, ताकि मैप के माध्यम से समझाना काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए, ये इंडिया का मैंने एक ओवरव्यू ले लिया है मैप के हिसाब से। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या स्थिति है नदियों की भारत के अंदर। तो हम सभी जानते हैं कि भारत के उत्तरी छोर में एक हिमालय पर्वत स्थित है, जिसकी कुछ लोकेशन इस प्रकार से स्थित है। हम ये भी जानते हैं कि धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर हम जितना ऊपर उठते जाते हैं तापमान में गिरावट आती है। तापमान में, टेम्परेचर में गिरावट होने के कारण ऊपरी क्षेत्र में, इस वाले रीजन्स में बर्फ का जमाव होता है, और उन्हीं बर्फ के पिघलने से इस रीजन्स में जो भी नदियां नीचे की तरफ उतरती हैं उनमें पानी का फ्लो होता है। इसीलिए जो भी उत्तर भारत की नदियां हैं उनमें मुख्यतः पानी का स्रोत हिमालय से होता है उनका। इस कारण से उत्तरी भारत की नदियों को हम हिमालयी नदियों का नाम दे देते हैं।
तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से भारत के उत्तरी क्षेत्र में हिमालय का विस्तार है। अब भारत के उत्तरी क्षेत्र में या उत्तरी भारत में मुख्य रूप से 3 नदी तंत्र प्रवाहित होते हैं। उन तीनों नदियों को थोड़ा एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहली नदी जो इसी तिब्बत के क्षेत्र से निकलती हुई पाकिस्तान होते होते अरब सागर में गिर जाती है, इस नदी को हम नाम देते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी काफी पुरानी नदी है। सिंधु नदी के इर्द गिर्द इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु नदी को हम अंग्रेजी में इंडस के नाम से जानते हैं। इसी इंडस के नाम पर मैंने पिछली व्याख्यान में चर्चा किया था कि भारत का नाम इंडिया भी पड़ा है, और सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जाने जाने कारण सिंधु घाटी की सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। सिंधु नदी तंत्र के अंदर हम कई नदियों को देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से पंचनद को हम देखेंगे। पंचनद में 5 नदियों का नाम आता है: सतलज, रावी, झेलम, ब्यास एवं चिनाब। आगे हम अभी डिस्कस करेंगे सिंधु नदी के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक से कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, कहाँ से इंडिया में प्रवेश करती है, कहाँ से इंडिया को लीव करती है, सतलज नदी, रावी नदी और इन सारे इसके सहायक नदियों के बारे में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं ये इंट्रोडक्टरी क्लास दे रहा हूँ ताकि आप सभी को एक नॉलेज हो कि सिंधु नदी प्रणाली में उसके ट्रिब्यूटरीज के रूप में कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं। सिंधु नदी प्रणाली को देखने के बाद अब हम गंगा नदी तंत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार होते होते पश्चिमी बंगाल के रास्ते से बांग्लादेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी तक चली जाती है। इस बीच में यहाँ से यमुना, रामगंगा, गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, महानंदा, निचली क्षेत्र से देखा जाए तो तमसा, करमनासा, पुनपुन, सोन, फाल्गु, ये सारी नदियां इसके सहायक नदियों के रूप में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के पास इस रीजन में एक फरक्का बांध बना हुआ है। फरक्का बांध से 2 पार्ट में गंगा का डिवीजन होता है। एक पार्ट हुगली कहलाती है जिसके किनारे कोलकाता शहर स्थित है, और एक पार्ट पद्मा कहलाती है। पद्मा के नाम से ही गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अभी हम आगे की चर्चा में देखेंगे कि पूरी ट्रिब्यूटरीज का किस किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है और किस किस प्रकार से उनकी लंबाई या भारत में उनका फैलाव है। गंगा नदी तंत्र के बाद हम हिमालय की नदियों में तीसरी नदी को देखते हैं जो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र इस रीजन से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर असम के रास्ते होते होते बांग्लादेश में, और इधर से आ रही गंगा दोनों यहाँ पे मिक्स होती है और तब ये बंगाल की खाड़ी में जाके अपने जल को गिरा देती हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में अगर बात करें तो लोहित, कोलांग, बूढ़ी दियांग, दिखोऊ, धनसरी, और ऊपर से बात किया जाए तो दिबांग यहाँ से आके मिलती है। उसके बाद कामेंग, सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद आता है आपका मानस, इधर से आती है टोन्स, तिस्ता। ये सारी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में शामिल हैं। तो हम लोगों ने तीनों नदियों के बारे में देखा कि किस प्रकार से हिमालय की मुख्य नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा नदी तंत्र का स्थान आता है, और इनकी सहायक नदियों का भी काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र विस्तृत है। अब हम इन तीनों क्षेत्रों में, तीनों नदियों के अंदर हम स्टार्ट करते हैं गंगा नदी प्रणाली को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गंगा नदी प्रणाली। गंगा नदी को समाप्त करने के बाद हम सिंधु नदी को पढ़ेंगे, फिर सिंधु नदी को समाप्त करने के बाद हम ब्रह्मपुत्र के ऊपर आएंगे, और तब हम प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और
नर्मदा तथा ताप्ती को विस्तृत रूप से देखेंगे। तो अभी गंगा नदी प्रणाली को देखते हैं। देखिए, गंगा नदी का विस्तार केवल भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे भी बहुत सारी नदियों का मिक्सअप होता है। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस प्रकार से गंगा का निर्माण होता है। तो सबसे पहले ये एक स्थान है गंगोत्री। गंगोत्री के कुछ दूर के बाद स्थित है केदारनाथ, और केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ। देखिए, बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है अलकनंदा। पेन का कलर चेंज करके लिखता हूं। बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है अलकनंदा, और केदारनाथ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा जिस स्थान पे मिलती है, इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है रुद्रप्रयाग। इसके पहले यहाँ पे एक नदी आके मिलती है। इस नदी का नाम है धौली गंगा। उसके बाद एक और नदी यहाँ पे आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी के बाद एक और नदी यहाँ पे आके मिलती है, उसका नाम है पिंडार। जहाँ पे धौली गंगा मिक्स होती है उसे हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। जहाँ पे नंदाकिनी आके मिलती है उसे हम बोलते हैं नंद प्रयाग। और जहाँ पे पिंडार नदी आके मिलती है उसे हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। यहाँ से गंगोत्री से एक नदी निकलती है जो यहाँ पे जाके मिक्स होती है अलकनंदा से। गंगोत्री से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है भागीरथी, और वो जाके मिलती है अलकनंदा से। ये वाली नदी अलकनंदा है। तो जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तो एक सम्मिलित रूप से नदी का निर्माण होता है जिसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। और जिस स्थान पर ये दोनों मिलती हैं, इस स्थान को हम देवप्रयाग कहते हैं। अब मैं एक फोटो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि कहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम है और वो देवप्रयाग क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। तो इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र बन रहा है, यही क्षेत्र है आपका देवप्रयाग। और दो नदियों को आप आते हुए देख सकते हैं। एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है। इधर से आने वाली नदी भागीरथी है, और इस क्षेत्र से जो नदी आ रही है, इस नदी को हम बोलते हैं अलकनंदा। जहां पे इन दोनों नदियों का संगम हो रहा है, ये क्षेत्र कहलाता है देवप्रयाग। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है इसका। तो चलिए, जिसको अभी हम लोगों ने चित्र के माध्यम से देखा है उसे हम एक बार नोट भी कर लेते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान को हम नंद प्रयाग कहते हैं। आप याद रख सकते हैं नंदाकिनी के नाम से नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार जिस स्थान पे मिलती है उसे हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। आप इसे भी याद रख सकते हैं अड़ा और अड़ा से। अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने का जो स्थान है वो है रुद्रप्रयाग। आप इसे भी याद रख सकते हैं। द और इधर भी द है इसके हिसाब से। और
अंतिम अलकनंदा और भागीरथी, जो अभी हम लोगों ने इमेज के माध्यम से देखा था, उसका मिलन स्थल है देवप्रयाग, और यहीं से गंगा का निर्माण शुरू होता है। तो आइए गंगा का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम गंगा तथा उसकी सहायक नदियों को विस्तार पूर्वक से देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे भागीरथी और अलकनंदा का यहाँ पे मिलन स्थल होता है। उसके बाद गंगा इस प्रकार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है और फिर बिहार, पश्चिम बंगाल होते होते बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अब आप देखेंगे कि उत्तर की ओर से आने वाली, ये मैप में नॉर्थ रीजन होता है, उत्तर की ओर से आने वाली मिलने वाली पहली नदी गंगा में जो है वो है रामगंगा। वो नदी है रामगंगा, और मैं इसके भी नाम को लिख देता हूं, ये है भागीरथी और इधर वाली अलकनंदा। रामगंगा के बाद उत्तर से मिलने वाली अगली नदी है गोमती नदी। गोमती नदी के जस्ट आगे मिलती है घाघरा नदी। घाघरा नदी की ही सहायक नदी है राप्ती नदी। इसी राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है, जहां गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और गोमती नदी जो है वाराणसी तथा जौनपुर के बीच में जाके गंगा से मिल जाती है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच बॉर्डर का निर्माण भी करती है। घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद आती है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कोसी नदी के बाद सबसे अंतिम में जो उत्तर से मिलने वाली नदी है वो है महानंदा। ये महानदी नहीं है, महानदी उड़ीसा के क्षेत्र में बहने वाली है, ये है महानंदा नदी। अब हम लोगों ने नदी के बाएं तरफ से आने वाली नदियों को देखा, गंगा नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों को हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी में दाएं तरफ से आके मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। दाएं से मिलने वाली नदियों में यमुना, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुना। और यमुना की सहायक नदियों में नाम आता है चंबल का। चंबल गंगा की सहायक नहीं है बल्कि यमुना की सहायक नदी है। और चंबल की सहायक नदी है बनास नदी। चंबल की ही सहायक नदी है पार्वती नदी। यमुना की सहायक नदी है सिंध नदी। उसके बाद हम देखेंगे यमुना की ही सहायक नदी है केन नदी तथा बेतवा नदी। उसके बाद आगे हम गंगा में बढ़ते हैं तो तमसा नदी, तमसा के बाद करमनासा। करमनासा भी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच बाउंड्री बनाती है। करमनासा के बाद सोन नदी, जो पटना में आके गंगा से मिल जाती है। सोन के बाद पुनपुन, और यहीं फाल्गु है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को जिस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस वाले क्षेत्र में गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में एक बैराज बना हुआ है जिसे हम फरक्का के नाम से जानते हैं, फरक्का बैराज। और यहीं से गंगा नदी का दो पार्टीशन होता है, एक बांग्लादेश में चली जाती है जिसका नाम पद्मा होता है, और एक नदी जो इस क्षेत्र में निकल कर रह जाती है इसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। हुगली में ही इधर से आके मिलने वाली नदी है दामोदर, दामोदर नदी। तो ये एक स्केच डायग्राम है गंगा नदी तंत्र का, जिसे आप लोग देख सकते हैं। हम आगे चर्चा करते हैं इनकी थोड़ी सी ब्रीफ स्टोरी पे।
सबसे पहले तो ये जानते हैं कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। 5 राज्यों में सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, और 5वां जो नाम आता है वो है झारखंड का। लंबाई के हिसाब से देखा जाए कि गंगा नदी सबसे अधिक किन राज्यों में सबसे लंबी फ्लो करती है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, जबकि सबसे कम लंबाई गंगा नदी की झारखंड राज्य में स्थित है। अब आगे बात करेंगे कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में एक जगह है बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेश करके और बलिया से उत्तर प्रदेश को छोड़ती हुई बिहार में एंट्री कर जाती है, और बिहार के 12 जिलों से प्रवाहित होते होते तब ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और वहां से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये 12 जिलों का सवाल बीपीएससी ने एक बार अपने एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर की बात करें तो वो है कानपुर। कानपुर सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और बिहार में गंगा नदी चौसा से प्रवेश करती है, चौसा जो बक्सर जिला का पार्ट है, और यहाँ से प्रवेश करते हुए गंगा कटिहार से बिहार को छोड़कर पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। अगर बिहार स्पेशल के हिसाब से देखा जाए तो 12 जिले जो हैं उनको आपको याद रखना भी जरूरी है, तो वो भी आप याद रखेंगे। पहला जिला है बक्सर, दूसरा जिला आता है भोजपुर। ये जिस प्रकार से गंगा धीरे धीरे बिहार में एंट्री करके आगे बढ़ती है उसी हिसाब से मैं जिलों का नाम लिख रहा हूँ। तीसरा जिला में पटना का नाम आता है, चौथा में सारण जिसका मुख्यालय छपरा है, 5वां में वैशाली जिसका मुख्यालय हाजीपुर है, 6ठा में समस्तीपुर, 7वां में बेगूसराय, 8वां पे लखीसराय, फिर मुंगेर के बाद खगड़िया, भागलपुर, और अंत में कटिहार से ये बिहार से बाहर निकल जाती है। तो ये टोटल आपके 12 जिले हैं जिससे गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसमें भी अगर पूछा जाए कि कौन सी गंगा नदी किस जिला में सबसे अधिक लंबी प्रवाहित होती है, तो उसका आंसर पटना हो जाता है जो बिहार की राजधानी है। यहाँ से गंगा नदी सबसे लंबी प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। गंगा नदी के किनारे बहुत सारे शहर स्थित हैं जिसमें ऋषिकेश, हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, बिठूर, प्रयागराज जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वाराणसी, बक्सर, पटना, भागलपुर, मुर्शिदाबाद, नवाद्वीप इत्यादि बड़े बड़े शहर जो हैं गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। गंगा नदी का जो विस्तार है वो 2525 किलोमीटर लंबाई में है, जो उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक होता है। गंगा नदी को भारत सरकार ने 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त किया है, जबकि 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। ठीक है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर जब बांग्लादेश के क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो भारत से जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र जब असम को छोड़ के इस पद्मा से मिलती है, तो जब ब्रह्मपुत्र भारत को छोड़ती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना होता है, और
जब पद्मा और जमुना आपस में मिलती है तो यहाँ से इनका सम्मिलित नाम मेघना होता है, और ये मेघना नदी ही जाके बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती है और एक बड़े विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम सुंदर वन डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदर वन डेल्टा रामसर साइट्स में शामिल है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ तक कि सुंदरबन डेल्टा का नाम जो है वो सुंदरी नामक वृक्ष के नाम पर पड़ा हुआ है। मैं चित्र के माध्यम से आपको सुंदरबन डेल्टा दिखाना चाहूँगा। ये आप सुंदरबन डेल्टा को देख सकते हैं, यहाँ से नदी का फ्लो है और ये जो क्षेत्र है ये इसके गाद से बनी हुई क्षेत्र है, और ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ये और कुछ नहीं बल्कि सुंदरी हैं। इसी सुंदरी नामक पेड़ के नाम के कारण इस पूरे क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा है, और ये गाद ही कीचड़ वाले इलाकों का निर्माण करते हैं, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु भी अपने जीवन यापन करते रहते हैं। सैटेलाइट से लिया हुआ सुंदरबन का एक दृश्य आप इसमें भी देख सकते हैं। इसमें आप ये जो नदियों का फ्लो है ये छोटी छोटी पार्ट्स में टूट कर नदियाँ बहती हैं, और ये जो मुख्य क्षेत्र दिख रहा है यही सुंदरबन डेल्टा है। ये सारा सुंदरबन डेल्टा है, और ये है बंगाल की खाड़ी। आप बंगाल की खाड़ी को भी देख सकते हैं। ये नीचे का रीजन ये पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे ये नदियाँ अपने जल को आके विसर्जित करती हैं, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और कोई भी इसमें डाउट हो या किसी प्रकार का आप मुझे सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।